अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद है? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि किसी भी एरिया में से गुज़रने वाली जो फील्ड लाइंस हैं किसी एरिया में से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। दूसरी तरह से भी हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ द, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, यानी जिसे डॉट प्रोडक्ट कहा जा सकता है। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ए क्या है इसमें? वेक्टर एरिया। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है। एरिया वेक्टर या वेक्टर एरिया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट, लिहाजा ये स्केलर प्रोडक्ट है। यानी किसी भी एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फिग बना के हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिग बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास कोई एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ किसी एरिया में से हम इसमें यहाँ पर एरिया इस तरह रख देते हैं, ठीक है। इसको ये एरिया है, तो इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सारी जो गुज़र रही हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि ये ई की डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये कुछ एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं। अब देखें कि जहाँ पर ये जो एरिया है इसमें से कितनी फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुज़र रही हैं, जबकि ये इसमें से नहीं गुज़र रही, ये भी इसमें से नहीं गुज़र रही। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फ्लक्स है वो 6 है। फ्लक्स यहाँ पर क्या है? 6 है। 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुज़र रही हैं। अब इसमें देखें कि एरिया को हमने कैसे रखा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा डस्टर, ठीक है। ये डस्टर हम इस तरह रख लेते हैं, यानी कि ये देखें, ये साइड जो है ना हम ऐसे कर लेते हैं। तो अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस एरिया में से, ये वाला जो एरिया है इसमें से ये गुज़र रही हैं और दूसरी साइड को एग्ज़िट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें अब ऐसे इसको रखा हुआ है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुज़र रही हैं। ये इसका यानी कि फ्लक्स है इसमें गुज़रने वाला। अब ये जो हम एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जिस कंडीशन में हमने रखा हुआ है, तो वेक्टर एरिया जब लेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली है। इसकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो आगे की तरफ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आगे तरफ जा रही हैं, और जो वेक्टर एरिया है उसकी डायरेक्शन भी आगे की तरफ है। तो यानी कि ई और ए के दरमियान एंगल इस सूरत में 0 डिग्री है। तो हम अगर फार्मूला लिखें फ्लक्स का तो वो बनता है ई डॉट ए, जिनकी दोनों वेक्टर्स हैं, या हम इसे लिख सकते हैं ई ए कास थीटा, ठीक है। इस सूरत में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं और वेक्टर एरिया जो है ए वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस सूरत में थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा और फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ई ए कास 0 डिग्री, कास 0 1 होता है, लिहाजा ये फ्लक्स ई ए के बराबर है, यानी इस सूरत में ये मैक्सिमम फ्लक्स है। बात क्लियर हो गई है। अब ये जो एरिया रखा हुआ है, हम इस तरह एरिया नहीं रखते, बल्कि इस एरिया को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पहले
हमने एरिया इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे फील्ड लाइन जो है इसमें से गुजरें। अब हम इसको ऐसे रख देते हैं, ये जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इस तरह हम एरिया रख देते हैं। अब इस तरह जब एरिया रखेंगे तो फील्ड लाइन जो इधर से आ रही वो कोई भी इसमें से नहीं गुजरेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से अब नहीं गुजर रही, क्योंकि अब इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है या इस तरह डाउनवर्ड है। वो नीचे की तरफ भी हो सकती है और ऊपर की तरफ भी हो सकती है। यानी कि ये एरिया की डायरेक्शन है, इस तरह हमने इसको रखा है। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से नहीं गुजर रही। तो इस सूरत में जो एंगल है ई और ए के दरमियान थीटा वो 90 डिग्री का है, ठीक है। जहाँ पर जब हम फ्लक्स निकालेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए काज 90 डिग्री, काज 90 ज़ीरो होता है तो ये बनेगा ई ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्लक्स इस सूरत में क्या होगा, मिनिमम होगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ये अगर एरिया वेक्टर एरिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो उसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है टू द फील्ड लाइंस तो उस सूरत में ये फ्लक्स मिनिमम होगा। ये याद रखें कि जहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो है ये सरफेस एरिया है। ये क्या कहलाता है, ये सरफेस एरिया है। जब हम वेक्टर एरिया की बात करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड तो इतनी ही होगी, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के नॉर्मल की तरफ होगी, सरफेस के नॉर्मल की तरफ, यानी सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर ये डायरेक्शन होगी वेक्टर एरिया की। तो हमने ये वेक्टर एरिया अब इस तरह रखा हुआ है, जो दूसरी सूरत थी तो एरिया की डायरेक्शन ये वाली है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है तो थीटा दोनों के दरमियान 90 डिग्री का बन रहा है। तो थीटा 90 का है तो उसमें से फ्लक्स ज़ीरो होगा। लेकिन जब हम इसे इस तरह रखते हैं, ठीक है, अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इसी साइड पर है। इस सूरत में जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये वाला फ्लक्स होगा मैक्सिमम, जिसमें एंगल 0 डिग्री है और ये फ्लक्स ई ए के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये फ्लक्स इस सूरत में ये ई ए के बराबर है, मैक्सिमम है, क्योंकि काज 0 डिग्री जो है वो 1 होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। फ्लक्स के यूनिट देखें, यहाँ से हम निकाल सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। यूनिट क्या बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आप लोग यूनिट पढ़ चुके हैं। फोर्स ये न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया है मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स होंगे। बात क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एरिया किसी और एंगल पर रखा हुआ है तो फिर हम वही एंगल इस्तेमाल करेंगे। मसलन पहले हमने इस एरिया को ऐसे रखा था, फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम था, फिर हमने इस एरिया को ऐसे रखा तो फ्लक्स मिनिमम हो गया। अब किसी और एंगल पर हम ऐसे रख देते हैं, थोड़ा से एंगल पर रख देते हैं, उस सूरत में फ्लक्स जो है यही फार्मूला होगा ई ए कास थीटा। तो थीटा जितना होगा उस थीटा की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ स्केलर क्वांटिटी हैविंग यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये बहुत ही आसान सा है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, कि कोई सरफेस है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें कितना होगा। तो इस सूरत में हम एक सफ़ेयर ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सफ़ेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हैविंग ए चार्ज, कि कोई सरफेस है उसके अंदर चार्ज मौजूद है, इसकी वजह से हम फ्लक्स निकालते हैं। अब इसमें जो सरफेस हम कंसीडर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ए सफ़ेयर। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सफ़ेयर है, ठीक है। सफ़ेयर तो जानते हैं ना कैसा होता है, बॉल टाइप, जिस तरह एक बॉल है वो सफ़ेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, या जिस तरह अर्थ है ये सफ़ेरिकल ऑब्जेक्ट है, मून सफ़ेरिकल ऑब्जेक्ट। तो इस तरह
ये यहाँ तो आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा ना, एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है। तो इसके सेंटर पर, ये सेंटर इसका है, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस क्यू कह देते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालेंगे तो हमारे पास जो एरिया होना चाहिए वो फ्लैट एरिया होना चाहिए। आप देखें इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, तो वो हम पहले ही बना लेते हैं कि जहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ दोबारा बना लें कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड, हर साइड को ये इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो हर साइड को एग्जिट कर रही हैं, निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैसा होता है, एक बिल्कुल बॉल टाइप जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, और उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में हर साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। आप इस तरह करें कि एक प्लास्टिक की बॉल ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर ये कॉमन पिने लगा दें हर साइड पर, तो आपके जहन में आ गया होगा कि ये जो कॉमन पिने हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज़ाहिर कर रही हैं जो उस बॉल के सेंटर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये हर साइड को इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो हमने इसका फ्लक्स मालूम करना है। फ्लक्स मालूम करने के लिए हमें फ्लैट एरिया चाहिए। कैसा एरिया चाहिए, फ्लैट एरिया होना चाहिए। तो इस पर्पस को मीट करने के लिए हम इस सारे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं। फिर हर पैच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और एंड पे जाके टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। मसलन ये हमारे पास, हम यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा हम इस यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, एक टुकड़ा हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस सारे को इक्वल पैचेस में हमने डिवाइड कर देना है। ये देखें, ऐसे आप इसको डिवाइड करते जाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको डिवाइड कर देंगे। जिस तरह आपने फ़ुटबॉल को अपने जहन में लें कि फ़ुटबॉल जो है छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ होता है, ऐसे यानी कि इस किस्म के अष्ट पहलू टुकड़े होते हैं। तो ये इस तरह के टुकड़े बने होते हैं, तो बनाते जाएं ऐसे, ठीक है, एक फ़ुटबॉल बन जाएगा। तो इस तरह आप बना लें, ठीक है। ये मेरे ख़्याल में आपके जहन में आ रहा होगा फ़ुटबॉल जो है वो किस तरह होता है, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े बना लें, टुकड़ों में इस सारे ऑब्जेक्ट को जो है वो तकसीम कर लें। तो यहाँ पर ये ऐसे, तो ये फ़ुटबॉल जो है ना इस तरह एक बन जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पैचेस हैं, इस तरह सारे बना लें तो फ़ुटबॉल की शेप आपके जहन में आ जाएगी। ये हम टुकड़े ले रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े सारे ले रहे हैं, तो इन तमाम पैचेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो यही फ़ुटबॉल आप कंसीडर कर लें, ये उसका एक टुकड़ा है जहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। अब देखें कि जो फुटबॉल है इस तरह, ठीक है, उसके ऊपर जो इस तरह के टुकड़े हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसमें से ऐसे स्ट्रेट बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। जहाँ पर हम टुकड़ा लेंगे तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ आएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये बाहर की तरफ जा रही है, और इस टुकड़े का जो एरिया है, ठीक है, एरिया वो भी इसी डायरेक्शन में है। ये एरिया है और वेक्टर एरिया हम जिसे कहते हैं उसकी डायरेक्शन होती है, और ये ई है, ई और ए सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर टुकड़ा ले लेंगे तो यहाँ पर भी ये ई की डायरेक्शन पहले से मौजूद है, तो जो वेक्टर एरिया है वो भी इसके नॉर्मल की तरफ होगा, तो ये ए की डायरेक्शन होगी। तो जितने भी हम टुकड़े लेंगे उन तमाम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ निकलेगी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, और वो जो टुकड़ा हम लेंगे, छोटा सा पैच लेंगे, उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि जो एरिया होता है उसके डायरेक्शन उसके नॉर्मल की तरफ होते हैं। मसलन ये वाइट बोर्ड है, तो ये एक प्लेन है, ये एक एरिया है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर एरिया कर लें तो इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, वो इस बोर्ड के नॉर्मल की तरफ है, यानी कि ऊपर की तरफ। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो हमारी तरफ होगी जहाँ पे मसलन वाइट बोर्ड लगा हुआ है दीवार के साथ,
तो उसकी जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो हमारी तरफ होगी या उस वाइट बोर्ड के बैकवर्ड होगी। तो हम इस फुटबॉल के टुकड़ों को जैसे कंसीडर करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ होगा और एरिया की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। आप ये फिग देखें, ये आपके बुक की फिग है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस फुटबॉल पर एक छोटा सा पैच लिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सेंटर से शुरू हो रही है वो नॉर्मली बाहर की तरफ निकल रही है, और ये वेक्टर एरिया लिया गया है, छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, ये भी बाहर की तरफ है। बात क्लियर हो गई? मेरे ख्याल में आपको समझ आ जानी चाहिए कि वेक्टर एरिया भी बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। हर साइड पर जिस जगह पर भी हम ये एरिया और ई लेंगे तो दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी। दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का है। तो हम एक पहले टुकड़े की वजह से फ्लक्स निकालते हैं। पहले टुकड़े का जो फ्लक्स होगा उसे हम φ1 लिखते हैं। φ1 इज़ इक्वल टू ई डॉट डेल्टा A1, यानी छोटे छोटे टुकड़े हमने लिए हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, तो इसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा A1 कास थीटा, डेल्टा A1 कास थीटा। तो यहाँ पर देखें कि थीटा कितना है, ई और डेल्टा ए के दरमियान थीटा 0 है, ए की डायरेक्शन में है, लिहाजा ई डेल्टा A1 कास 0 डिग्री, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो कास 0 1 होता है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है ई डेल्टा A1। तो पहले टुकड़े में हम ये निकाल रहे हैं तो ई को भी E1 लिख देते हैं, E1 डेल्टा A1, ये E1 आ जाएगा, ये भी E1, ये भी E1। सिमिलरली आप φ2 निकालेंगे, वो आएगा E2 डेल्टा A2। इसी तरह φ3 निकालें, वो आएगा E3 डेल्टा A3, यानी कि तीसरे टुकड़े में, चौथे में, पाँचवें में। इसी तरह फ्लक्स निकालते जाएंगे, तो जब φn निकालेंगे आखिरी टुकड़े के लिए, दैट विल बी इक्वल टू En डेल्टा An। ठीक हो गया। ये हमारे पास तमाम पैचेस की वजह से, तमाम टुकड़ों की वजह से जो हमने छोटे छोटे एरियाज़ बनाए हैं, तमाम एरियाज़ के लिए हम इंडिविजुअली फ्लक्स निकालेंगे, φ1, φ2, φ3 अप टू φn। इसके बाद हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, तो टोटल फ्लक्स जो होगा हमारा वो इन सब का मजमुआ होगा। टोटल फ्लक्स उसे हम लिखते हैं फाई से, ठीक है। फाई टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस सो ऑन अप टू φn तक, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो हम इन तमाम पैचेस के जो फ्लक्सेस हैं वो हम सब को ऐड अप कर देते हैं, तो टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो लेट्स फाइंड टोटल फ्लक्स। फाई इज़ इक्वल टू, अब φ1 की जगह क्या लिखेंगे, E1 डेल्टा A1 प्लस φ2 की जगह E2 डेल्टा A2 प्लस इसी तरह φ3 लिखेंगे, हम φn लिख देते हैं आखिरी, En डेल्टा An। ये टोटल फ्लक्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। तो अब इस स्फीयर में देखें कि जो E है, E1 मैग्नीट्यूड में ये E2 के बराबर है, ये E3 के बराबर है, और ये सारे बराबर हैं अप टू En तक, और ये बराबर है E के। मैग्नीट्यूड ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सब टुकड़ों में बराबर है। उसकी वजह ये है कि E जो है हम सरफेस पर ले रहे हैं, इस फुटबॉल के या जो भी स्फीयर है इसकी स्फीयर पर E की वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक E की जितनी वैल्यू है, सेंटर से लेकर जहाँ तक भी E की वही वैल्यू है, सेंटर से लेकर जहाँ तक भी E की वही वैल्यू है, जिसका रेडियस जो है वो सेंटर से बराबर है।
यानी सफ़ेयर ले रहे हैं, सफ़ेयर के रेडियस जहाँ पर है वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। ये सफ़ेयर है, ये इसका रेडियस है आर, जहाँ तक फ़र्ज़ कर लें, तो इसकी सफ़ेयर पर हर जगह पर बराबर रेडियस है, लिहाजा ई की मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम होगी। E1 E2 बराबर होगी E3 के, ये बराबर है E के। तो अब ये फार्मूला हम लिख लेते हैं, फ्लक्स इज़ इक्वल टू, तो E1 E2 E3 En सब की जगह E लिखेंगे, तो उस E को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी जो बचेगा वो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस O1 प्लस डेल्टा AN, ये हमारे पास फ्लक्स आ रहा है, टोटल फ्लक्स जो इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का है। अब यहाँ पर देखें कि डेल्टा A1 डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN ये क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये क्या है, ये सारा है एरिया ऑफ द स्फेयर, एरिया ऑफ द स्फेयर, ये सारे एरिया का स्फेयर है, सारे स्फेयर का एरिया है। अब स्फेयर का एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, स्फेयर का एरिया ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका रेडियस आर है तो स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, लिहाजा फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है एंड पर कि फ्लक्स जो है इस स्फेयर में कितना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब ई की वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। ई की वैल्यू आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू ई की हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं, ठीक है, इस ई की जगह पर। अब देखें कि नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या आता है, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू, ई की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू, ये एरिया की वैल्यू दर्ज कर दें 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 4 पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो फ्लक्स इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस हैविंग ए चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, कि इसके सेंटर पर एक चार्ज मौजूद है क्यू, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स है इस सारे स्फेयर में वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है। आप देखें फ्लक्स किस चीज़ पर, जो फ्लक्स जो हमारे पास आ रहा है उसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, सिर्फ चार्ज मौजूद है इसमें जो जहाँ सेंटर पर है, और इसके साथ 1/एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि मीडियम है। लिहाजा ये फ्लक्स इसकी शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना शेप पर डिपेंड कर रहा है, ना इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि हम किस जगह पर फ्लक्स निकाल रहे हैं, कितने फासले पर फ्लक्स निकाल रहे हैं, इस चीज़ पर ये डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि मीडियम पर और चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस स्फेयर, इस स्फेयर में जितना चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। लिहाजा अगर हमारे पास किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट हो, किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट हो, फ्लक्स शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो चार्ज इनक्लोज्ड पर डिपेंड कर रहा है। मसलन हमारे पास इस तरह की कोई शेप है, इरेगुलर शेप, और जहाँ पर कोई चार्जेस मौजूद हैं Q1 Q2 Q3 या Q चार्ज मौजूद है, जहाँ पर Q चार्ज मौजूद है, ठीक है, इसके लिए हम ये सरफेस कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हर साइड पर निकल रही है, हर साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जा रही है, तो इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होगा, फ्लक्स इज़ इक्वल टू जितना चार्ज मौजूद है, सेंटर पर चार्ज Q है, लिहाजा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स होगा इसका। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप पर ये फ्लक्स डिपेंड नहीं करता,
बल्कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है और चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस सरफेस में कितना चार्ज मौजूद है ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसके बाद है ये गाउसेस लॉ। गाउसेस लॉ की स्टेटमेंट है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। गाउसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मुतालिक है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है हमारे पास तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो किस चीज़ के बराबर है, वो है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज मौजूद है उसको अगर 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल फ्लक्स आ जाता है इन दैट सरफेस। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं फाई इज इक्वल टू 1/ε0 और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। उस सरफेस में जितना चार्ज मौजूद है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये टोटल फ्लक्स आ जाता है। यानी कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू 1/ε0 इनटू क्यू। ये है, फ़र्ज़ करें ये चार्ज उसके अंदर मौजूद है, ये उसकी मैथमेटिकल फार्म है। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई भी इर्रेगुलर शेप का बॉडी है जिसमें डिफरेंट चार्जेस मौजूद हैं, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका कितना होगा। ये देखें, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसी तरह इर्रेगुलर शेप का ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये चार्जेस मौजूद हैं। ये Q1 चार्ज मौजूद है, फिर यहाँ पर Q2 चार्ज मौजूद है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, इस तरह अप टू Qn तक इसमें चार्जेस मौजूद हैं। तो हमने इसके लिए फ्लक्स मालूम करना है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने चार्जेस मौजूद हैं तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए हम तमाम चार्जेस की वजह से पहले फ़लक्स मालूम करेंगे, बल्कि फ्लक्सेस यूँ समझे मालूम करेंगे हर चार्ज की वजह से। उसके बाद हम इस सारे को सम अप कर देंगे। यानी कि पहला चार्ज है उसकी वजह से चार्ज फ्लक्स होगा, मसलन उसके लिए हम लिखते हैं φ1, वो है φ1। अब इस इक्वेशन के मुताबिक 1/ε0 इंटू Q1 है, ठीक है। इसी तरह φ2 जो होगा वो 1/ε0 इंटू Q2 होगा। सिमिलरली φ3 होगा वो 1/ε0 इंटू Q3 होगा। हर चार्ज की वजह से, यानी Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, इस तरह हम आखिर पर निकाल लेते हैं φn कि φn क्या है, वो आखिरी चार्ज की वजह से फ्लक्स है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज है इसमें Qn, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। टोटल फ्लक्स जो होगा उसे हम फाई से ज़ाहिर कर देते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई इज़ इक्वल टू φ1 प्लस φ2 अप टू φn, ठीक है। φn तक हम इसमें जमा कर देते हैं, तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा फाई इज़ इक्वल टू, अब इसमें देखें सब में 1/ε0 तो कॉमन है, ठीक है। 1/ε0 कॉमन ले लें तो बाकी जो बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन अप टू Qn तक, ठीक है। ये चार्जेस बचेंगे। अगर ये सारे चार्जेस, ये जितने ब्रैकेट में हमने लिखे हैं, इसको हम कैपिटल Q से ज़ाहिर कर दें कि दिस इज़ टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अप टू Qn, दिस इज़ इक्वल टू Q। ये टोटल चार्ज है, यानी कि Q इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज। इस सूरत में हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं फ्लक्स को। तो फ्लक्स इज़ इक्वल टू, टोटल फ्लक्स इज़ इक्वल टू 1/ε0 इंटू, ये Q1 प्लस Q2 की जगह कैपिटल Q लिख देते हैं। तो ये कैपिटल Q क्या है, ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये कोई किसी भी शेप की सरफेस हो सकती है, शेप पर डिपेंड नहीं करता फ्लक्स डिपेंड करता है कि टोटल चार्ज इसमें कितना मौजूद है और फिर ये मीडियम कौन सा है।
तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये है गाउस लॉ। तो गाउस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।